हेलो बच्चों, ये न्यूक्लियाई चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट बता रहा हूँ। मतलब ठीक है, लास्ट है ये थ्योरी पार्ट, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि उसके पहले मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर, ठीक है, सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। तो न्यूक्लियर फोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फोर्स दैट डिटरमाइंस द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज़ द फैमिलियर कूलम्ब फोर्स। जो एटम्स का जो मोशन होता है ना, ठीक है, उसके ऑर्बिट्स में, उसको कूलम्ब फोर्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। और मतलब डिफाइन नहीं किया, डिटरमाइन किया उसके वैल्यूज़ को, कि क्या रेडियस होगा, क्या वेलोसिटी होगा। ये एटम चैप्टर में पढ़ना था अपने को। ओके, अब हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया, मैंने आपको समझाया था कि वी हैव सीन दैट फॉर एवरेज मास न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रॉक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आपको लास्ट जो वीडियो था ना उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया यहाँ पे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एवरेज हो गया। और मैक्सिमम कितना होता है, 8.75 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मिनिमम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों, किसके लिए, यूरेनियम के लिए, है ना। ओके, सो ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। विच इज मच लार्जर देन बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। ठीक है, एटम्स से ज़्यादा इसमें होता है। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, टू बाइंड अ न्यूक्लियस टुगेदर देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड। बोला गया कि हमें यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना उसको एक साथ बांध कर रखने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि इसमें ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इनसे बना हुआ होता है। तो इन सबको एक साथ बांध कर रखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है बच्चों। तो इनको एक साथ बांधने के लिए ना बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं। तो प्रोटॉन के बीच में तो क्या लगेगा, कुलम्ब का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये तो रिपेल होंगे, तो रिपेल होने से बाहर निकल जाना चाहिए था। ठीक है, बट बाहर नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द repulsion between positively charged protons and to bind both protons and neutrons into the tiny nuclear volume। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन की वजह से बाहर निकल सकता है ना, मतलब स्ट्रांगली वो टाइट बाउंड नहीं होगा। और जब तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों बच्चों न्यूक्लियस में होगा नहीं, तब तक तो कैसे बनेगा न्यूक्लियस, अपने पास नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होकर के, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो न्यूक्लियंस से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, और एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बच्चों, पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसके बाद मैग्नेटिक होता है, और सबसे वीकेस्ट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों। बट ये सबसे शॉर्ट रेंज का होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग तो है बट सबसे कम डिस्टेंस के लिए काम करता है। और ये सबसे वीक है बट सबसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है। देखिए अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है, और ये बीच में नॉर्मल डिस्टेंस के लिए काम करता है। We have already seen that constancy of binding energy per nucleon can be understood in terms of short range। ठीक है, ये समझे थे प्रीवियस वीडियो में। Many features of nuclear binding force are summarized below। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं न्यूक्लियर फोर्स के, उसको बोला गया कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप उसको क्या है ये। The nuclear force is much stronger than Coulomb force acting between the charges or gravitational forces between the masses। मतलब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों कूलम्ब फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों से। कूलम्ब फोर्स चार्जेस के बीच में काम करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मास के बीच में काम करता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज़ टू डोमिनेट ओवर द कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव, उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए, तभी जाके कूलम्ब का रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्ब फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, अभी समझाया था आपको मैंने। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर
of nucleons as a function of their separation. For a separation greater than r naught, the force is attractive, and for a separation less than r naught, the force is strongly repulsive. ये r naught क्या डिस्टेंस होता है मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता दूंगा इसको. तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, इसको याद रखना आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है, फिर उसके बाद से इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब इधर में अगर जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ना बोला गया, देखिए यहाँ पर कि अगर डिस्टेंस जो है सेपरेशन, मतलब ये आर नॉट, ये आर नॉट का वैल्यू अगर मतलब सॉरी जो डिस्टेंस का वैल्यू है न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर आर नॉट से ज़्यादा होगा, ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा. ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव क्यों होगा मैं आपको बड़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ कुछ देर में. ठीक है, कि क्यों होगा बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, माइंड में आपके. ठीक, अब यहाँ बोला गया कि अगर इससे कम हुआ तो फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब डिस्टेंस इससे कम हुआ तो रिपल्सिव हो जाएगा. ठीक है, क्यों होगा ये सब आपको समझाऊंगा. ये ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा पैटर्न, क्योंकि इसका इक्वेशन वगैरह ना यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आपको ग्राफ का पैटर्न तो याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना. ओके, देखिए दूसरा चीज़ इसमें आपको, हाँ इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो है ना, ये देखो डिस्टेंस के साथ तो पहले डिक्रीज़ ही करता है ना, फिर एक मिनिमम अचीव करने के बाद फिर वापस से इंक्रीज़ करने लगता है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे ना हम लोग अभी समझेंगे भी आगे. ओके, देखिए द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस मोर देन फ्यू फेमटोमीटर. सॉरी बच्चों, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली, बोला गया न्यूक्लियर फोर्स जो है ना बहुत तेज़ी से कम होता है अगर डिस्टेंस कुछ फेमटोमीटर से ज़्यादा होता है तो. ठीक है, अब कितना ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ. दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेज इन अ मीडियम और लार्ज साइज न्यूक्लियस. ये सैचुरेट कर देता है फोर्सेज को फिर. ठीक है, मतलब उसके बाद से चेंजेस मतलब नहीं हो पाएगा. ओके, जब जीरो हो जाएगा ना, अब देखिए अब सीधे चीज़ है कि जब जीरो ही हो जाएगा तो क्या चेंजेस करेंगे आप, डिस्टेंस बढ़ गया ज़्यादा तो. ठीक है, तो एक लिमिट है कि भाई कहाँ तक काम करेगा न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है ना, उसके बाद काम नहीं करता है. अब ये नहीं कि अब एक न्यूक्लियॉन को रख दिए, ठीक है, एक न्यूक्लियॉन को रख दिया आपने दिल्ली में, दूसरे को रख दिया बैंगलोर में, अब बोल रहे हैं ठीक है आप इसमें बताओ, तो ये काम नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं ना आप. ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस का ऑर्डर ही होता है 10⁻⁻15, तो कितना छोटा रेडियस है, तो कितने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि जो इसका रेंज होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. ठीक है, A rough plot of potential energy between two nucleons as a function of distance is shown. ये जो समझा रहा था आपको, बता रहा था, उसके बारे में बोल रहा है. The potential energy minimum at a distance r naught of about 0.8 मीटर, सॉरी 0.8 फॉर्मी. ठीक है, मतलब फेमटोमीटर या फॉर्मी. देखिए तो यहाँ पर 0.8 फॉर्मी बोला गया, मतलब ये जो r नॉट है ना, मैंने बोला था ना आपको कि आगे मिलेगा, 0.8 फॉर्मी है. ओके, This means that the force is attractive for distance larger than 0.8 Fermi and Fermi समझ रहे हो आप, 0.8 Fermi का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻15 and repulsive if they are separated by a distances less than 0.8 Fermi. अगर डिस्टेंस इससे कम हुआ, ठीक है, तब तो रिपल्सिव हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हुआ 0.8 से तब रिपल्सिव हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मेशन तो करना है बच्चों, ये तो क्लियर रखिए अपने माइंड में कि भाई न्यूक्लियॉन्स तो बनाना है अपने को. तो न्यूक्लियॉन्स बनाना है तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियॉन इधर है और एक न्यूक्लियॉन इधर है. ठीक है, अब न्यूक्लियॉन बनाना है तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि ये दूर जाने लगे. तो अगर ये दोनों न्यूक्लियॉन दूर जाने लगेगा तो न्यूक्लियस से बाहर अगर निकलने लगेगा तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस बनेगा, नहीं बन सकता ना फिर. ठीक है, तो जब न्यूक्लियॉन्स दूर जाएंगे ना, ठीक है, तब इसको उनको पकड़ के हमें पास लाना है. ठीक है, बट किससे दूर जाएंगे, तो 0.8 फॉर्मी से अगर दूर जाते हैं या फेमटोमीटर से दूर जाते हैं 0.8 से, तब इन पर क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स. तब हमें क्यों अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि इनको हमें पकड़ के पास लाना पड़ेगा, क्योंकि दूर भाग जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. और अगर ये काफ़ी क्लोज आने लगे, ठीक है, अगर काफ़ी क्लोज आने लगे तो फिर ये कॉलिजन का चांस रहेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा इनको, कि हमें 0.8 से कम डिस्टेंस पे जाने भी नहीं देना है. तो जैसे जब पास आना शुरू करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इन पर रिपल्सन लगाएंगे, इनको दूर खींचेंगे. तो दूर मतलब दूर पुल करने का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन ही हुआ एक तरह से. ठीक है,
तो इस तरीके से आप याद कीजिए कि डिस्टेंस कम होगा तो दूर भेजने के लिए रिपल्शन लगेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो पास लाने के लिए अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बट एक रेफरेंस कि कौन से डिस्टेंस से ज़्यादा कम, तो 0.8 फॉर्मी से कम या ज़्यादा की बात हो रही है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है ये मतलब बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप न्यूट्रॉन के बीच का देख रहे हैं, चाहे आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का देख रहे हैं, या फिर आप प्रोटॉन का देख रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन न्यूट्रॉन है कौन प्रोटॉन है, ठीक है। पार्टिकल्स हैं तो उन पर काम करेगा, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता नहीं है बच्चों, ठीक है, मास पे डिपेंड कर नहीं रहा है, सिर्फ ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स या डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना। अगर 0.8 से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, 0.8 से कम हुआ तो रिपल्सिव हुआ, तो डिस्टेंस के साथ तो वेरी कर ही रहा है ये, ठीक है। बट सभी के बीच में फोर्स सेम होंगे, ओके। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बोला मैंने अभी आपको। अनलाइक कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जैसे हम कूलम्स में जानते हैं ना, Q1Q2/r² और Gm1m2/r², तो वैसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होता है जिससे कि आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको याद ही रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। और ये जो है ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेज जो होंगे वो सभी में सेम होंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी न्यूक्लियर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े न्यूक्लियाई के बारे में बेसिक चीज़ें, उससे भी ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। देखिए A.H. Becquerel डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896 प्योरली बाय एक्सीडेंट। मतलब ये जानबूझ के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे रेडियो एक्टिविटी के लिए, इन्होंने एक्सीडेंटली इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया था। तो इनका जो डिस्कवरी था ना वो एक्सीडेंटली था, मतलब कोई इंटेंशनली नहीं था कि हाँ चलो मुझे रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता करना है। बाद में जब हो गया एक्सीडेंटली डिस्कवर, उसके बाद से और एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने, ठीक है। While studying the fluorescence and flow and phosphorescence of compounds irradiated with visible light, Becquerel observed an interesting phenomenon. After illuminating some pieces of uranium potassium sulfate with visible, देखिए यहाँ पे एक बार ज़रा हाईलाइट कर दीजिए, एक मिनट रुकिए। After illuminating some pieces of uranium potassium sulfate with visible लाइट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जब उन्होंने कुछ पीसेज को, जिसका कौन सा किसके पीसेज को, ये इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट विद विजिबल लाइट। कौन सी लाइट से? विजिबल लाइट से। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और ये इन्हीं लाइन से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जाता है नीट में, या फिर जेई में भी सर्सन रीजन जो आते हैं ना, देखना इन्हीं लाइन से बना के दिए जाते हैं बच्चों। तो इसलिए एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो सोचना ही नहीं है, बोर्ड तो पूरा इसी पे बेस्ड है बच्चों क्लास 12th का, बट नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ही रैप्ड देम इन अ ब्लैक पेपर एंड सेपरेटेड द पैकेज फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट बाय ए पीस ऑफ सिल्वर। इन्होंने ब्लैक पेपर में रैप करके, ठीक है, और सिल्वर पीस से मतलब यहाँ पे सेपरेट कर दिया, सेपरेट द पैकेज फ्रॉम अ फोटोग्राफिक प्लेट बाय अ पीस ऑफ सिल्वर। व्हेन आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ एक्सपोजर द फोटोग्राफिक प्लेट वाज डेवलप्ड, ठीक है। इन्होंने देखा कुछ घंटे के बाद, मतलब सेवरल आवर्स का मतलब कुछ घंटे के बाद देखा इन्होंने, तो फोटोग्राफिक जो प्लेट था ना, ठीक है, वो डेवलप हो गया था वहाँ पर, ठीक है। इट शोड ब्लैकनिंग ड्यू टू समथिंग दैट मस्ट हैव बीन एमिटेड बाय कंपाउंड एंड वाज एबल टू पेनिट्रेट बोथ ब्लैक पेपर एंड सिल्वर। बट इन्होंने बोला यहाँ पर कि ड्यू टू समथिंग
दैट मस्ट हैव बीन एमिटेड, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट तो डेवलप हुआ है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक पेपर से, सॉरी, कंपाउंड से कुछ ऐसा चीज़ एमिट हुआ है, मतलब ऐसा चीज़ एमिट हुआ है जो कि ब्लैक पेपर और सिल्वर दोनों को पेनिट्रेट कर दिया। तो भाई ये बहुत चिंता वाली बात थी और बहुत सोचने वाली बात भी थी कि ऐसा क्या एमिट हुआ है ना, जो कि ब्लैक पेपर और सिल्वर दोनों को पेनिट्रेट कर गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। भाई ये बहुत, मतलब देखो उस वक्त पे तो बहुत गंभीर बात हो गई ना ये तो, कि भाई ऐसा क्या है जो दोनों को पेनिट्रेट कर रहा है। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके सब्सिक्वेंटली मतलब शोड दैट रेडियो एक्टिविटी वॉज अ न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डिके। इन्होंने यहाँ पर देखिए क्या किया, बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके बोला कि रेडियो एक्टिविटी वॉज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डिके। इन्होंने बोला कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियर, मतलब कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है वो रेडियो एक्टिविटी करेगा। ठीक है, अब करेगा तो भैया कौन कौन से यहाँ पे एमिशन होगा, तो भैया इन्होंने बोला कि एमिशन तो होगा 3 टाइप का, है ना। एक एमिशन होगा अल्फा वाला, दूसरा होगा बीटा वाला, तीसरा होगा गामा वाला। तो इनके अकॉर्डिंग तो भैया 3 एमिशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई अल्फा भी एमिट कर सकता है, बीटा भी कर सकता है, गामा भी कर सकता है, या फिर तीनों भी कर सकता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए क्या एमिट करना है। बट यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि रेडियो एक्टिविटी कब होगा, जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ठीक है, तब जाकर डिके करके अपने आप को स्टेबिलिटी में लेके आएगा। तो अल्फा डिके, अब अल्फा डिके क्या है देखिए, 3 टाइप का डिके हो गया ना। तो अल्फा डिके इन विच हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड, मतलब अल्फा का मतलब यहाँ पे हीलियम हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट में मिला कि अल्फा डिके जब भी हो रहा है तो ये हीलियम यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ओके। फिर बीटा डीके, तो बीटा डीके में देखा गया कि भाई बीटा डीके इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, अब पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स विद सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट विद चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसमें मास तो इलेक्ट्रॉन का होगा बट चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का होगा। ठीक है, और गामा, गामा का मतलब सिंपल समझिए फोटोन। Gamma decay in which high energy hundreds of kilo electron volt or more photons are emitted. ठीक है, each of this decay will be considered in subsequent sections. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं अल्फा बीटा गामा डिके के बारे में। ओके, उसके पहले एक बार जरा हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। अभी देखिए बच्चों, ये तीनों जो डिके हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तो कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, कर दिए गए हैं एनसीईआरटी से, सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर। नहीं तो ये इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इतने बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे ना, जो आपको और मज़ा आता सीखने में और एक इंटरेस्ट आता कि हाँ क्या शानदार टॉपिक चल रहा है इसमें। अल्फ़ा बीटा गामा सब डिके हो रहा था और कहाँ पे क्या चेंज आ रहा था, बहुत मज़ा आएगा। बाकी देखिए एनसीईआरटी के अलावा मैं इस चैप्टर पे ना अलग से एक हाई लेवल का, जैसे मतलब एकदम प्रॉपर जेईई और नीट के लिए ही बनाकर डालूंगा वीडियो। ठीक है, उसको भी जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको और डिटेल में सिखाऊंगा अल्फ़ा बीटा गामा जब डिके होता है तो क्या क्या चेंजेज आता है और कैसे कैसे चेंजेज आता है। ओके, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये कर्व हम लोगों ने देखा है, हैज़ अ लॉन्ग फ्लैट मिडिल रीजन ए से 30 जिसमें कॉन्स्टेंसी मिलता था। ये प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि 30 से लेकर के 170 तक लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंसी। इन दिस रीजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली कांस्टेंट मतलब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है जो कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई रीजन ए लेस देन 30 मतलब मास नंबर लेस देन 30 एंड फॉर हेवियर न्यूक्लियाई रीजन ए ग्रेटर देन 30 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रीवियस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। एज वी हैव नोटिस्ड अर्लियर, नाउ देखिए, नाउ द ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस इज द टोटल मास बाउंड सिस्टम such as a nucleus. Consequently, if nuclei with less total binding energy एक मिनट रुकिए बच्चों, if nuclei with less total binding energy transform to a nuclei with greater binding energy, ये लाइन इंपॉर्टेंट है देखिए, if nuclei with less total binding energy transform to nuclei with greater binding energy, ठीक है, there will be net energy release.
जब भी यहाँ पर, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जब भी यहाँ पर बोला गया, जब भी यहाँ पर लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी का जो मतलब न्यूक्लियाई है, जब भी वो हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए एक मेरे पास न्यूक्लियाई है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और जब ये एक ऐसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, ओके, तो फिर क्या होगा उस केस में कि कुछ यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, वही लिखा है देखिए यहाँ पर, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस डिकेज इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जिसको हम फ्यूजन बोलते हैं, और व्हेन लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू हेवियर न्यूक्लियस, ठीक है, जब लाइट न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जब फ्यूज होकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे ना, ठीक है, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। और जब हेवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम है, जब वो ब्रेक होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्यूजन। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक में। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस अंडरलाई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम। हेयर द एनर्जीज इन्वॉल्व आर इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जो एनर्जी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। ऑन द अदर हैंड, इन न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी रिलीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोला गया। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है ना न्यूक्लियर में, वो किस में होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है बच्चों। तो देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इसमें फ़र्क नहीं है क्या, बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना बच्चों। एक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और एक बोल रहा है मैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हूँ, तब तो ये तो बहुत ही बड़ा वैल्यू हो गया ना, बहुत ही बड़ा वैल्यू हो गया। ओके, समझ में आया ना आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर जो रिएक्शन है ना, इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक। दस फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूसेस मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी दैन केमिकल सोर्स, ठीक है। जो न्यूक्लियर सोर्स है ना बच्चों, वो मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किससे, एक केमिकल सोर्स से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 10⁻14 जूल एनर्जी देता है। ये 10⁻14, सोचिए कितना लार्ज वैल्यू हो गया, बहुत ही लार्ज वैल्यू हो गया ऑफ एनर्जी। कंपेयर इट विद बर्निंग ऑफ 1 kg कोल। ये जो 1 kg का कोल है और ये जो 1 kg का यूरेनियम है, दोनों में डिफरेंस का देखिए। 1 kg का यूरेनियम अपने को इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है 10⁻14 जूल, जबकि 1 kg का कोल कितना दे रहा है 10⁻7 जूल। तो सोच सकते हैं कि इस 10⁻7 जूल से कितना टाइम्स ज़्यादा हुआ, मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो गया किसका, यूरेनियम का 10⁻14 जूल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो न्यूक्लियर से ना हमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिलता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का मतलब जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। एक है फ्यूजन प्रोसेस, जो अभी समझा रहा था आपको कि जब इस फ्यूजन में क्या होता है कि हेवियर न्यूक्लियर स्प्लिट होकर के स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एक अनस्टेबल एक स्टेबल न्यूक्लियाई में आ गया है। ओके, न्यू पॉसिबिलिटीज emerge when we go beyond natural radioactive decays and study nuclear reactions by bombarding nuclei with other nuclear particles such as proton, neutron, alpha particle, ठीक है। जब हम अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स हम जब इसको स्ट्राइक करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, तब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा, इस चीज़ को अपने को यहाँ पर देखना है। और एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, उसी चीज़ को यहाँ दिया गया है। A most important neutron induced nuclear reaction is fission। अब ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड क्या हुआ, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड हुआ कि न्यूट्रॉन से हम बॉम्बार्डिंग करेंगे, तो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग करेंगे और उस न्यूक्लियस के अंदर, जिस न्यूक्लियस पर हम बॉम्बार्डिंग करेंगे ना, उस न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूट्रॉन को इंड्यूस कर देंगे, मतलब एग्जैक्ट उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो एक नया न्यूट्रॉन आएगा जो कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो हैवी न्यूक्लियाई था वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। An example of fusion is when a uranium isotope 9235 bombarded with a neutron breaks into 2 intermediate mass nuclear fragments। देखिए यहाँ पर यूरेनियम 235 को जब हम एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कर रहे हैं ना, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में चला गया तो मास नंबर तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 236। उसके बाद से ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जब और ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो इसको ऑब्जर्व किया गया कि बेरियम और क्रिप्टॉन में, मतलब Ba और Kr में ये स्प्लिट हो रहा है, जहाँ पे 144 89 इसका मास नंबर, ठीक है। बट मास नंबर को तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर से ये ऑब्जर्व किया गया
कि बैलेंस होने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन साथ में और बाहर निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन और बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ना एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन से एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास यूरेनियम 235 है, ठीक है। आपने एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, यहाँ से जो भी मिला बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, मिला, कोई बात नहीं। बट साथ में यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 3 न्यूट्रॉन मिला। अब ये 3 न्यूट्रॉन यहाँ बैठ के आराम तो नहीं करेगा ना, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि आपने एक सिंगल न्यूट्रॉन पर तो स्ट्राइक थोड़ी नहीं किया है, तो जस्ट हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा है। बट आप एक अगर यूरेनियम ब्लॉक लोगे तो उसमें तो लाखों करोड़ों यूरेनियम के न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि आपने एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम को ब्रेक किया, तो 3 न्यूट्रॉन कितने मिलकर ब्रेक, 3 न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, 3 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे। तो सोचिए अगर 3 से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये 3 यहाँ पर 3 यूरेनियम को ब्रेक करें, ठीक है, 35 को, तो ये भी मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर 3 न्यूट्रॉन देता है, ये भी 3 देता है और ये भी 3 दे देता है, तो क्या हुआ, 1 से 3 हुआ, 3 से कितना हुआ, 9, ठीक है। अब ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3, सॉरी ये 3 है ना, तो ये 3 जो है 3 देगा, फिर से 3 देगा, ये भी 3 देगा, समझ लो ना, क्योंकि एक न्यूट्रॉन, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 2 भी दे सकता है, बट एक 3 का एग्जांपल लिया 3 का, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ, 9 9 9, तो 27 हो गया ना, 27 मतलब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से कितना हुआ 81, 81 से 243, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर ना इतना ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, ठीक है, कि एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और यही तो, इसी प्रोसेस पे तो वहाँ पे एटम बम बना करके और स्प्लिट किया, उस पर फोड़ा गया था, कहाँ पर, सॉरी न्यूक्लियर एटम बम बना करके फोड़ा गया था, कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में फोड़ा गया था बच्चों, ये है ना। तो ये जो है ना एक चेन रिएक्शन टाइप का हो गया, मतलब बहुत ही, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये चलते रहेगा, मतलब 243 के आगे भी चलते रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होते रहेगा, तो ये चेन रिएक्शन हो गया। समझ में आया ना आप लोगों को बच्चों, चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन कंट्रोल कैसे होता है और चेन रिएक्शन क्या होता है प्रॉपर, इसके लिए मैंने आपको मतलब आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, न्यूक्लियर पे, जो स्पेशली नीट और जेई के लिए अलग से होगा वो वीडियो, ठीक है, जो थोड़ा सा इससे एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का हम पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे आपको चेन रिएक्शन समझाऊंगा मैं, कंट्रोल कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। यूरेनियम से जो न्यूक्लियर फ्यूल है प्लूटोनियम कैसे बनता है, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो में, जो मैं आपको अपलोड करके दूंगा कुछ दिनों में। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन समझ रहे थे हम लोग, तो 3 न्यूट्रॉन आया, 3 से आगे भी बनेगा, ठीक है, बट उसकी यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, और जो आगे बनते रहेगा उसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। द सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर्स ऑफ इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अदर भी मतलब हो सकता है यहाँ पे Sb Nb, ठीक है, 4 न्यूट्रॉन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम क्रिप्टॉन ही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जेनॉन और स्ट्रोंशियम भी हो सकता है। तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे ब्रेक हो सकता है ये, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ क्या कॉमन रहेगा, चाहे किसी भी फ्रैगमेंट्स में जाए, एक यूरेनियम 235 हमेशा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिलीज़ करेगा। फ्रैगमेंट्स डिफरेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैगमेंट्स है ना ये डिफरेंट हो सकता है, बट जो एनर्जी रिलीज़ होगा ना यहाँ से वो फिक्स रहेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फिक्स रहेगा। फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है। The fragment products are radioactive nuclei. They emit beta particles in succession to achieve stable and products. Stable मतलब होने के लिए बीटा पार्टिकल्स को भी एमिट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है बच्चों, है ना, उसके बारे में तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक है। बीटा एमिट करने से क्या होता है, क्या चेंज आता है, सब आपको वीडियो में समझाऊंगा मैं। द एनर्जी रिलीज्ड Q in the fission reaction of the nuclei like uranium is of order 200 mega electron volt, है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पर फ्यूजनिंग न्यूक्लियस, मतलब ये इतना रिलीज करता है, फिक्स है ये, चाहे फ्रैगमेंट्स अलग हो सकता है बट ये अलग नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा पर फ्यूजन, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ मान लीजिए मास नंबर किसी का 240 है, उसको हम ब्रेक करते हैं 120 में, 120 में, दोनों का 120 है मान लीजिए, ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा लाइटर न्यूक्लियर में जाकर के। बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए इसका पर न्यूक्लियन दिया हुआ 7.6,
ठीक है। तो 120 का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ना, वो 8.5 का आसपास, तो पहले जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था उससे तो ज़्यादा अब इसके पास आ गया ना। तो जिसके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा क्यों होता है ये प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज अबाउट 0.9। तो देखो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होने पे, मतलब अनस्टेबल से स्टेबल आने पे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गेन कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे गेन किया 0.9 का, ठीक है। देखिए द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज, कितना हुआ टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी में, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फ्यूजन इवेंट्स फर्स्ट अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स इवेंचुअली, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होता है एनर्जी, वही लिखा है यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फ्यूजन, मतलब जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है उसके बारे में। फर्स्ट अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो फ्रैगमेंट्स है जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन था यहाँ पर, तो बेरियम क्रिप्टॉन के काइनेटिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी रिलीज होता है, मतलब ये जो एनर्जी होगा इसके फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होगा बच्चों, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एक मिनट रुक, इसको हाईलाइट कर दें। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स which produce electricity is nuclear fission. The enormous energy released in an atom bomb comes from uncontrolled nuclear fission, ठीक है। जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ना, उससे बहुत ही enormous, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो मैंने आपको बोला भी था कुछ देर पहले कि हिरोशिमा और नागासाकी में यही ड्रॉप किया गया था बना करके, ठीक है। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। आपको जो मैं वीडियो बना कर दूंगा ना बच्चों, उसको पढ़िएगा, आपको बहुत, मतलब देखिएगा, वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपको मैं निकाल के एनर्जी दिखाऊंगा कि पर सेकंड कितना एनर्जी रिलीज होता है सिर्फ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से, और अल्फा बीटा डीके होने पे क्या चेंजेस आता है सब दिखाऊंगा आपको मैंने उसमें मैं, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा, जल्दी अपलोड करूँगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आपको मिल जाएगा, ओके। एंड बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ओके। देखिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न, अब मतलब फ्यूज़न तो हम लोगों ने देख लिया ना, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न देख लिया, हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, पढ़ लिया। अब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज़न में होता क्या है, देखिए एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स में एनर्जी कैसे जनरेट होता है उसके बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर के ना हेवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, और सबका एक ही रीज़न है, अनस्टेबिलिटी। जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है ना बच्चों, वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो गेन करने के लिए क्या करेगा, हेवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, हेवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने लगेगा, ओके। व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज। तो एनर्जी रिलीज तो बच्चों दोनों ही केस में होना है, क्योंकि अनस्टेबल था तो स्टेबिलिटी गेन करने जाएगा, चाहे वो लाइटर हो चाहे हेवियर हो, तो एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है। सिंस द लार्जर न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड, अब लार्जर का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 हाइड्रोजन फ्यूज होकर के यूरेनियम बन जाएगा, लार्जर का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन फ्यूज होकर के 4 हो सकता है कि हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, लिथियम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे मतलब कन्वर्जन होगा, ठीक है। बट ये नहीं कि सर हाइड्रोजन सब क्या हम यूरेनियम बना सकते हैं क्या, नहीं, वहाँ तक नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। और वैसे भी यूरेनियम क्या होता है, स्टेबल तो होता नहीं है ना, अनस्टेबल होता है, ओके। आयरन तक भी नहीं जा सकते आप, बहुत मुश्किल होता है जाना वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। एज देखिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एज सीन फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। इधर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनर्जी लिबरेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, जैसे देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम बना रहा है ना, और साथ में एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो बच्चों, न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको, है ना। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आपको मैं अपना जो अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए नीट और जेई पे स्पेशली अलग से, ठीक है, उसमें पूरा समझाऊंगा कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ठीक है। ये पॉली आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पॉली एक्सक्लूजन, तो पॉली जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कॉन्सेप्ट दिया था, और किस लिए दिया था, तो स्पिन को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, या फिर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, ठीक है, उसके लिए दिया था इन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
दो हाइड्रोजन यहाँ फ्यूज होगा तो एक ड्यूटेरियम बनेगा, मतलब ड्यूट्रॉन बनेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक न्यूट्रॉन निकलेगा और इतना एनर्जी साथ में रिलीज होगा 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर दो ड्यूट्रॉन यहाँ से कंबाइंड हो तो क्या मिलेगा, एक यहाँ पर हीलियम का मिल रहा है बट ये 3 मिल रहा है मास नंबर इसका, और एटॉमिक नंबर 2 मिल रहा है, ठीक है। बट साथ में क्या रिलीज हो रहा है, न्यूट्रॉन, बट एनर्जी कितना रिलीज हुआ, इससे ज़्यादा हुआ 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब अगर मैं दो इसको ड्यूटेरियम को, ठीक है, ड्यूट्रॉन को अगर कंबाइंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 1, तो यहाँ पे एनर्जी कितना रिलीज हुआ 4.03, मतलब ये H3 और H1 मिलेगा, ठीक है। तो 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, इसका मतलब ये और ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में और ये ज़्यादा स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में, ओके। इन द फर्स्ट रिएक्शन 2 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ड्यूटेरियन, देखो ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं और ड्यूटेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ बोला जाता है, एंड अ पॉजिट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन को ना ऐसा लिखा जाता है, अब नए तरीके से ड्यूटेरॉन लिखना शुरू हो गया है। तो बोला गया दो जब प्रोटॉन कंबाइंड होगा तो ड्यूटेरॉन या फिर पॉजिट्रॉन यहाँ पर जो रिलीज़ होगा और साथ में कितना रिलीज़ होगा 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी भी रिलीज़ होगा। फ्यूजन में कितना था, फ्यूजन में तो बच्चों 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो फ्यूजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हो रहा, बट एनर्जी फिर भी देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए आगे कंटिन्यू कीजिए। इन रिएक्शन 13.13b, मतलब सेकेंड रिएक्शन की बात हो रही है, टू ड्यूटेरॉन्स कंबाइन टू फॉर्म लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम, ठीक है ना। जो लाइट आइसोटोप है मतलब हीलियम तो बन रहा है, बट हीलियम में तो क्या होता है बच्चों के एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, तो यहाँ 4 तो नहीं था अपने पास, तो हीलियम तो बन रहा है बट लाइट है वो काफ़ी, ठीक है। इन रिएक्शन 13.13c, मतलब ये लास्ट वाला रिएक्शन, इसमें पढ़िए क्या बोला गया, 2 ड्यूटेरॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ट्रीटॉन, ठीक है, मतलब ट्रीटियम बोलते हैं इसको, ट्रीटॉन बोलते हैं, एंड अ प्रोटॉन, ठीक है। ट्रीटॉन और ट्रीटियम अलग होता है, मतलब अलग नहीं, मतलब नाम अलग से बोलते हैं ट्रीटियम, बट वो दोनों सेम ही होता है, ट्रीटियम और ट्रीटॉन, ठीक है, ये होता है। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, आपको बताया है मैंने, इसका जो फर्स्ट वीडियो था ना इस चैप्टर का उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, ठीक है, फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस द 2 न्यूक्लियाई मस्ट कम क्लोज एनफ टू, एक मिनट रुकिए, the two nuclei must come close enough so that attractive short range nuclear force is able to attract them, मतलब एटलीस्ट दो न्यूक्लियाई को तो इतना पास में होना ही पड़ेगा ना जिससे कि न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आ जाए, और न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आने पे उसको अट्रैक्ट करके स्टेबल बना सके, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो तो 10⁻15 का ऑर्डर में है ना, तो इस रेंज में तो आना ही पड़ेगा दोनों न्यूक्लियाई को, तभी जा करके न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा उस पर और उसको स्टेबल बना पाएगा। However, since they are both positively charged particles, they experience Coulomb repulsion, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो Coulomb repulsion होगा, बट उस रिपल्सन को ओवरकम कर देगा कौन, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier। अब यहाँ क्या हुआ कि देखिए दो जो न्यूक्लियाई है ना वो कंबाइन होने के लिए आया, ठीक है, क्योंकि आया ना कंबाइन होने, देखिए आप यहाँ पर दो न्यूक्लियाई कंबाइन तो हो ही रहा है, जब दो न्यूक्लियाई कंबाइन होने आया ना तो वहाँ पे उनके बीच में क्या हुआ, कूलम्ब फोर्स लगा। कैसा कूलम्ब फोर्स, तो रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिपल्सन फोर्स एक्ट मतलब करने लगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे फ्यूज़न तब तक नहीं होगा जब तक कि काफ़ी क्लोज नहीं आ जाए, बट क्लोज आने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग था, तो वही बोल रहा है कि उस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए इनके पास इतना एनफ एनर्जी होना चाहिए जिससे कि इस कूलम्ब बैरियर को ब्रेक कर सके, मतलब जो कूलम्ब फोर्स की वजह से रिपल्सन मिल रहा था ना उसको ओवरकम कर सके ये लोग, तो उसके लिए इतना एनर्जी होना चाहिए। तो आप देखते हैं आगे, द हाइट ऑफ द बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड रेडियाई ऑफ द टू इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई। बोल रहा है कि जो ये बैरियर का जो हाइट है ना बच्चों, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैरियर, उसके लिए ये डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है, ठीक है, एंड दोनों का रेडियस क्या है,
दोनों जो न्यूक्लियाई है ना उनका रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला KQ1Q2/r² होता है, मतलब ये डिस्टेंस और चार्ज पे डिपेंड करता है कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स के जो कूलम्ब फोर्स की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है उसी को ओवरकम करने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, अगर रिपल्सिव फोर्स नहीं होता तो फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? उसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बैरियर हाइट फॉर 2 प्रोटॉन्स इज अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 प्रोटॉन बोलने का मतलब 2 ये हाइड्रोजन, तो इनका जो बैरियर पोटेंशियल है ना, ठीक है, वो कितना दिया हुआ देखिए आपने को 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर मैं इतना एनर्जी दूंगा ना दोनों हाइड्रोजन को, तब जा करके दोनों फ्यूज होकर के ड्यूटेरियम बनाएंगे, है ना, ड्यूट्रॉन बनाएंगे, जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इज हायर फॉर न्यूक्लियाई विद हायर चार्जेस। ठीक है, और जो हायर न्यूक्लियाई होगा वही लिखा है यहाँ पर देखिए, इज फॉर न्यूक्लियाई विद हायर चार्जेस। जिसके पास चार्ज ज़्यादा हो न्यूक्लियाई के लिए उसके लिए ज़्यादा होगा ये बैरियर पोटेंशियल, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास चार्ज ज़्यादा है तो कूलम्ब फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वी कैन एस्टिमेट द टेम्परेचर एट विच 2 प्रोटॉन्स इन अ प्रोटॉन गैस वुड हैव एनफ एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्ब बैरियर। बोल रहा है यहाँ पर कि हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कूलम्ब, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं टेम्परेचर का, कि हम कितना टेम्परेचर दें जिससे कि कूलम्ब बैरियर को ब्रेक कर सके। ठीक है, और उसको इतना एनर्जी मिल सके उस टेम्परेचर पे। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी इसमें पार्टिकल्स को एनर्जी देने के लिए थर्मल फिजिक्स में पढ़े होंगे 3/2 kT, इतना हम लोग एनर्जी सप्लाई करना होता है। जहाँ पे T क्या है? टेम्परेचर है, K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ओके, तो अब अगर इस एनर्जी को हम इसके साथ इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इतना एनर्जी देना ही पड़ेगा अपने को, मिनिमम 2 हाइड्रोजन को, तब जाकर के फ्यूज़ होगा ये और ड्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, तो इतना एनर्जी हम लोग देना पड़ेगा। तो इस एनर्जी पर टेम्परेचर देखिए कितना आया, 3 × 10⁹ केल्विन। 3 × 10⁹ केल्विन, जो सन से थोड़ा ज़्यादा है, जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है ना उससे भी थोड़ा ज़्यादा है ये। ठीक है, समझ में आया ना। तो इतना टेम्परेचर देंगे तब जा करके फ्यूज़न स्टार्ट होगा। When fusion is achieved by raising the temperature of the system so that particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive behavior, it is called thermonuclear fusion. Okay, thermonuclear fusion क्यों बोलते हैं? थर्मो मतलब टेम्परेचर से बात हो रही है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के राइज करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। Thermonuclear fusion is the source of energy output in the interior of stars. स्टार्स के अंदर ये जो एनर्जी का सोर्स होता है ना, आउटपुट एनर्जी का जो सोर्स होता है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन ही होता है बच्चों, क्योंकि स्टार में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। देखिए यहाँ पर द इंटीरियर ऑफ द सन हैज़ एस्टिमेटेड टेम्परेचर ऑफ 1.5 × 10⁷ केल्विन। इतना एस्टिमेट किया गया कि इतना टेम्परेचर सन के मतलब अंदर होता है। फिर भी इतना टेम्परेचर होने के बाद भी इससे तो कम ही है ना, 10⁹ है और 10⁷ है ये, तो सन के अंदर फिर भी कम है। विच इज़ कंसिडरेबली लेस दैन एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी का पे जो एस्टिमेटेड एक टेम्परेचर आया था 10⁹ केल्विन, उससे कम ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियरली fusion in the sun involves protons whose energies are much above the average energy. ठीक है, अब टेम्परेचर कम है तो उसको एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाला प्रोटॉन्स को अपने अंदर फ्यूजन कराना पड़ रहा होगा। ठीक है, तभी जा करके इस टेम्परेचर पे काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज बर्नड इनटू हीलियम। एक मतलब फ्यूजन जो होता है ना सन के अंदर, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन को पहले हमें हीलियम में बर्न करना पड़ता है। एंड देखिए दस द फ्यूल इन द सन इज़ द हाइड्रोजन इन इट्स कोर। ठीक है, तो सन के अंदर जो फ्यूल की तरह काम करता है ना, जो एक सोर्स की तरह काम करता है, वो हाइड्रोजन होता है जो उसके कोर में होता है। ठीक है, द प्रोटॉन साइकिल बाई विच दिस अकर्स रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग रिएक्शंस।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बोला, ठीक है। मतलब मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा और हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं किस में, मतलब किस में कन्वर्ट करते हैं, हीलियम में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेन जो फ्यूल की तरह काम करता है ना सन के अंदर, वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे फ्यूजन होता है ना, तो अब देखो फ्यूल का मतलब क्या हुआ, वो सोर्स जो एनर्जी देगा अपने को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूज़ कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा, दे रहा है ना उसको, ठीक है। तो एनर्जी दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, कि एज ए फ्यूल काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है। The proton-proton cycle by which this occurs is represented by the following sets of reaction. दो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूज़ होगा, तो ये फ्यूज़ होने के बाद एक ड्यूटेरॉन बना रहा है, साथ में एक पॉजिट्रॉन और यहाँ पर न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो इसमें एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होगा तो क्या मिलेगा, गामा। क्योंकि पॉजिट्रॉन क्या है बच्चों, तो पॉजिट्रॉन वो पार्टिकल है ना जिसका मास किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और चार्ज जस्ट इलेक्ट्रॉन के उल्टा है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको तो न्यूट्रल पार्टिकल मिलेगा ना, ठीक है। बट एनर्जी बहुत रिलीज होगा, तो उस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या बोल दिया गया यहाँ पर, गामा बोल दिया गया, ये गामा है, ठीक है। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा। अब एक ड्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको हीलियम का लाइटर न्यूक्लियाई मिलेगा, ठीक है। और साथ में गामा भी यहाँ पर रिलीज होगा, मतलब फोटोन रिलीज होगा, ठीक। और साथ में एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होगा, मतलब ये गामा एमिट होगा, है ना, और ये फॉर्मेशन होगा और ये एनर्जी रिलीज होगा 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। बट जब हम दो लाइटर हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं ना, तो एक कंप्लीट अपने को हीलियम मिलेगा, अल्फा पार्टिकल मिलेगा, और दो हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब दो प्रोटॉन बोलेंगे या दो हाइड्रोजन बोलेंगे। साथ में देखिए एनर्जी कितना रिलीज हुआ, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज होगा बच्चों, उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। क्योंकि एनर्जी जितना कम मतलब अंदर में रहेगा ना बॉडी के अंदर, उतना आप स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा रिलीज हुआ इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी कम है। अगर आपने रिलीज ज़्यादा कर दिया, बाहर ज़्यादा निकाल दिया एनर्जी, इसका मतलब आपको बॉडी में तो कम बचा ना एनर्जी, तो इसलिए क्या हुआ, इतना रिलीज़ किया। इसके रिस्पेक्ट में देखो ये 5.49 है, ये 12.86 है, तो ये तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुआ। और अगर ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल भी होगा, ओके, ठीक है। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर, द फर्स्ट थ्री रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस, बोला गया। ये सब कुछ यहाँ पे देखिए सन के अंदर का मतलब प्रोसेस है, ये मल्टी स्टेप्स प्रोसेस होता है ना, बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट थ्री रिएक्शंस मस्ट अकर ट्वाइस, मतलब जो फर्स्ट थ्री रिएक्शंस है ना, ये दो बार हो जाना चाहिए, तब जा कर के ये होगा, ठीक है। इन विच केस ऑफ टू लाइट हीलियम न्यूक्लियाई यूनाइट टू फॉर्म ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो लाइटर कंबाइंड होकर के हीलियम न्यूक्लियाई एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मल्टी स्टेप्स का प्रोसेस हो गया जो सन के अंदर होता है। इफ़ वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, द नेट इफेक्ट इज, अब इन सभी को कंबाइन करने के बाद, क्योंकि ये सब तो क्या होता है, ट्वाइस होता है ना, दो बार होता है, और ये एक बार होता है, तो सबको कंबाइन कर दीजिए, इनको दो बार करके इसके साथ कंबाइन कर दीजिए। तब जो फाइनल रिएक्शन आता है ना, वो होता है 4 हाइड्रोजन कंबाइंड होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी, तो यहाँ से एक हीलियम मिलेगा, 2 न्यूट्रिनो मिलेगा, 6 गामा मिलेगा, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी साथ में रिलीज होता है, ठीक है ना। इतना एनर्जी रिलीज होता है। इसी इक्वेशन को फिर ऐसे भी लिख दिया गया है, समझ में आया आप लोगों को। तो फाइनली सबको कंबाइन करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आएगा जिसमें 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। द 4 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे, दस 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म एन हीलियम एटम विद रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। बट ये जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, 200 से कम है, मतलब जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये जो फ्यूज़न प्रोसेस था ना, फ्यूजन प्रोसेस, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा था, और फ्यूज़न में देखो यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज हुआ 26.7, बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, हीलियम इज़ नॉट ओनली एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द इंटीरियर ऑफ स्टार, ठीक है। सिर्फ हीलियम ऐसा नहीं है जो वही सिर्फ मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब वही सिर्फ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें मतलब एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट्स डिप्लेटेड एंड बिकम हीलियम, अब बोला गया कि जैसे कि कोर में हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बन जा रहा है, हीलियम बन जा रहा है ना, ठीक है। द कोर स्टार्ट्स कूल,
अब यहाँ पे जो ऐसा फॉर्मेशन हो गया तो कोर जो है ना वो कूलिंग मतलब उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जब कूलिंग स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। द स्टार बिगिंस टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोर। अब क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन होने से क्या होता है कि जो कोर है स्टार का वो ठंडा होने लगता है, मतलब उसका ठंडा मतलब कि अब आइस नहीं बन जाता है। टेम्परेचर का जैसे मान लो टेम्परेचर उसका 10⁷ या 10⁹ है, तो अगर इससे थोड़ा सा कम होने लगेगा टेम्परेचर, थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, तो उसको कूलिंग बोल देंगे इसके लिए तो रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टार्स है ना वो अपने ग्रेविटी की खुद के ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो कोलैप्स होना जब स्टार्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर कि कॉलिजन वगैरह होने से इनका जो कोर के अंदर का टेम्परेचर ना वो फिर से बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आया ना, फिर से बढ़ जाता है। तो इफ़ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज टू अबाउट 10⁸ केल्विन फ्यूजन टेक्स प्लेस अगेन। तो क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ के इतना हो गया तो फिर से फ्यूजन स्टार्ट होगा, फिर कूलिंग होगा, फिर टेम्परेचर राइज करेगा, फिर से फ्यूजन होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा। एंड दिस टाइम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एंड दिस टाइम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इनटू कार्बन, दिस काइंड, ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन हायर एंड हायर मास नंबर एलिमेंट्स। बोला गया यहाँ पर, देखिए क्या कि इफ़, अब यहाँ से आपको बता रहा हूँ, इफ़ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज टू अबाउट 10⁸ केल्विन फ्यूजन टेक्स प्लेस अगेन दिस टाइम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इनटू कार्बन। मतलब इस समय पे क्या होगा कि पहले तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन से हुआ हीलियम, अब हीलियम से क्या बन गया, कार्बन। यहाँ पर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन, ठीक है, बोला इस टाइप का जो प्रोसेस है वो फ्यूजन से ही हो सकता है। हायर एंड हायर मास, मतलब जो फ्यूजन हो करके हायर एंड हायर मास एलिमेंट मिलेगा, बट एलिमेंट्स मोर मैसिव देन दोज नियर द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो पीक पे होता है उससे भी ज़्यादा हैवियर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो अब वहाँ दिखाया गया है। मतलब ये ग्राफ जो है ना आपको पूरा दिखाया गया है, समझाया गया वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ इन्फॉर्मेशन है। The age of sun is about 5 into 10⁹ years and it is estimated that there is enough hydrogen in the sun to keep it going for 5 billion years। बच्चों 5 billion years तो बहुत हो गया, तब तक तो हम पता नहीं हमारे कितने जनरेशन आएंगे चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। 5 बिलियन ईयर्स तक चलते ही रहेगा ये, मतलब ठीक। और इसका जो एवरेज, इसका जो एज है ना सन का वो कितना है, एज इसका एज है, मतलब इसकी जो उम्र है वो 5 into 10⁹ ईयर्स है। सोचो कितना, हम यहाँ 100 साल, आजकल लोग जिंदा नहीं रहते हैं, 100 साल जिंदा रहने पे बोलते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया है 100 ईयर्स जिंदा रहना, और ये तो बहुत सालों से जिंदा है, अब बहुत सालों तक अब जिंदा रहेगा। आफ्टर दैट द हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड सन विल बिगिन टू कूल एंड विल स्टार्ट टू कोलैप्स। बोला कि इतने टाइम के बाद, 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो हाइड्रोजन है ना वो स्टॉप हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो बर्निंग है हीलियम में, जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि सन का जो फिर टेम्परेचर कम होने लगेगा तो वो कूलिंग होने लगेगा, फिर स्टार्ट कोलैप्स, ठीक है। फिर वो कोलैप्स होने लगेगा कि जब टेम्परेचर कम होगा ना तो खुद के ग्रेविटी की वजह से वो मतलब उसका कोलैप्सिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच विल रेज द कोर टेम्परेचर, है ना, विच विल रेज द कोर टेम्परेचर, द आउटर envelope of the sun will expand turning it into the so called red giant, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करेगा फिर से, ठीक है। तो जो आउटर एनवेलप है ना सन का वो एक्सपैंड करेगा जिससे कि एक रेड जाइंट की तरह दिखेगा, ठीक है, रेड जाइंट की तरह दिखेगा क्योंकि हर तरफ मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना, तो टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, एकदम आग की तरह दिखेगा पूरा वो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। The natural thermonuclear fusion process in a star is replicated in a thermonuclear fusion device। मतलब जो नेचुरल होता है उसको डिवाइस में मतलब कर सकते हैं, उसका रेप्लिकेट है। इन कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स, मतलब कर सकते हैं बट किया नहीं जा सकता अभी क्योंकि बहुत उसके लिए मतलब बढ़िया मटेरियल चाहिए करने के लिए, क्योंकि इतना टेम्परेचर झेलने वाला भी मटेरियल चाहिए ना जो इतना टेम्परेचर को झेल सके। इन कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स द एम इज़ टू जनरेट steady power by heating the nuclear fuel to a temperature in the range of 10⁸ Kelvin. At these temperatures, the fuel is a mixture of positive ions and electrons plasma, है ना, electrons plasma. The challenge is to confine this plasma, है ना,
सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि इस प्लाज्मा को कन्फाइन करना। सिंस नो कंटेनर कैन स्टैंड सच अ हाई टेम्परेचर, ऐसा कोई कंटेनर अभी है नहीं, कोशिश की जा रही है बनाने की, ठीक है। सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर डेवलपिंग टेक्निक्स इन दिस कनेक्शन। इफ सक्सेसफुल फ्यूजन रिएक्टर्स विल होपफुली सप्लाई ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी। मतलब अगर ये हो गया ना बच्चों, तो बहुत ही ज़्यादा पावर सप्लाई होगा, फिर कहीं पर भी कोई संकट ही नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी की, इतना ज़्यादा पावर सप्लाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी ट्राई कर रहे हैं लोग, अभी हुआ नहीं है, बना नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक, आप देखिए, अब जो है ना नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों, उसमें मैं आपको कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा, है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करवाना है एनसीईआरटी का, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये चैप्टर चाहिए मुझे, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगा। 3 चैप्टर में से कोई एक स्टार्ट करूँगा, या तो रे ऑप्टिक्स, या तो वेव ऑप्टिक्स, या फिर एटम्स, ठीक है। ओके, तीन में से कोई एक स्टार्ट करूँगा। बाकी अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।